छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हम काव्य का स्वरूप, उसकी परिभाषाएं, काव्य का प्रयोजन आदि पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा उद्देश्य काव्य के भेद या प्रकारों से है। अब प्रश्न ये उठता है कि काव्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए, उसके अध्ययन और अध्यापन, उसमें संकलित सामग्री को समझने के लिए काव्य का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। परंतु वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि काव्य का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए और काव्य का वर्गीकरण का सर्वमान्य मत कौन सा है। इस विषय पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं और अलग अलग मत होने के कारण से ही उसके वर्गीकरण के आधार भी अलग अलग हैं। अब किन आधारों पर काव्य का वर्गीकरण संभव है, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे। काव्य का वर्गीकरण हम निम्नलिखित आधारों पर कर सकते हैं। सबसे पहला आधार है रमणीयता के आधार पर काव्य का वर्गीकरण। रमणीयता से आशय हमारा शब्द और अर्थ की रमणीयता से है। और शब्द की रमणीयता की दृष्टि से हम काव्य को तीन रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला ध्वनि काव्य, दूसरा गुणीभूत व्यंग काव्य और तीसरा चित्र काव्य। शब्द की रमणीयता की दृष्टि से काव्य के उत्तम, मध्यम तथा अधम रूप देखे जा सकते हैं। ध्वनि काव्य
उत्तम काव्य माना जाता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य मध्यम काव्य माना जाता है, तो चित्र काव्य अधम काव्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद अब हम स्वरूप के आधार पर काव्य का वर्गीकरण करेंगे। इस दृष्टि से काव्य को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य से आशय उस काव्य से है जिसका आनंद दर्शक या पाठक देख कर उठाता है, अर्थात रूपक या 10 रूपक दृश्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद श्रव्य काव्य की यदि हम बात करें तो श्रव्य काव्य का आनंद पढ़ने या सुनने से प्राप्त होता है। श्रव्य काव्य मुख्य रूप से अध्ययन की वस्तु होते हैं, जिनको हम पढ़कर उसका आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। शैली के आधार पर काव्य का वर्गीकरण यदि हम करें तो ये 3 प्रकार का काव्य हमें देखने को मिलता है। पहला गद्य काव्य, दूसरा पद्य काव्य तथा तीसरा चंपू काव्य। गद्य काव्य जिस काव्य में पद्य का नितांत अभाव होता है और गद्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, गद्य काव्य में पद्य जैसी लय, ताल, संगीत आदि का ध्यान न रखकर गद्य के प्रवाह पर ध्यान दिया जाता है। गद्य काव्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाएं इसके अंतर्गत आती हैं। गद्य काव्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि इसमें अनेक विधाएं सम्मिलित की जाती हैं। परंतु जिस प्रकार से पद्य को लिखना कठिन होता है, उसी प्रकार से गद्य को लिखना भी आसान नहीं होता। क्योंकि काव्य लेखन एक कला है
चाहे वह गद्य में लिखी जाए या पद्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा है कि गद्य कवियों एवं लेखकों की कसौटी है। जिन विषयों का चित्रण पद्य में आसानी से नहीं किया जा सकता है, उनका चित्रण साहित्यकार गद्य में करता है। इसके बाद अब हम पद्य काव्य को देखते हैं कि पद्य में कौन सा काव्य होता है। पद्य काव्य को हम 3 विभागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य और तीसरा है चंपू काव्य। प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिसमें किसी कथा का वर्णन एक धारावाहिक रूप से किया जाता है। इसके पद परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रबंध काव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण किया जाता है। प्रबंध काव्य भी 2 प्रकार का होता है, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। जीवन का विस्तृत चित्रण जिस काव्य में होता है उसे महाकाव्य कहते हैं, और जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण अंश का चित्रण जिसमें किया जाता उसे खंड काव्य कहते हैं। अब हम मुक्तक काव्य की बात करते हैं। मुक्तक काव्य के प्रत्येक पद का दूसरे पद से संबद्ध होना आवश्यक नहीं, वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे दोहे, चौपाई, सोरठा, ये सब अपने आप में मुक्तक के रूप में लिखे जाते हैं और बिहारी श्रेष्ठ मुक्तकार के रूप में जाने जाते हैं। मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसके बाद अब हम चंपू काव्य की यदि बात करें तो चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होता है, जिसमें कुछ पद्य में लिखा होता है और उसकी व्याख्या गद्य में की गई होती है। तो इस प्रकार से हम उपर्युक्त बताए गए आधारों पर अध्ययन की दृष्टि से काव्य का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।